नमस्कार विद्यार्थियों, आप हैं मेडल स्कॉलर चैनल पर और आज पढ़ेंगे हिंदी भाषा एवं गद्य विधाओं का विकास के अंतर्गत हिंदी कहानी। हिंदी कहानी का एक महत्वपूर्ण रोल है। इसको 4 भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी तथा प्रेमचंद उत्तरोत्तर हिंदी कहानी। साथ ही नई कहानी के साथ आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को और 1 नैनो सेकंड के अंदर उत्तर देंगे और प्रश्नों का कर देंगे धुआं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हमें विधा का अर्थ पता होना चाहिए कि विधा है क्या। विधा का अर्थ होता है किस्म, वर्ग या श्रेणी, अर्थात विविध प्रकार की रचनाओं को उनके गुण धर्मों के आधार पर अलग करना, यानी उसकी प्रकृति के आधार पर, उसके नेचर के आधार पर यह समझना कि ये विधा किस में आएगी। ये कहानी होगी, ये निबंध होगा, उपन्यास होगा, नाटक होगा, संस्मरण होगा, रेखाचित्र होगा, रिपोर्टाज होगा, डायरी होगा या गद्य काव्य की कौन सी विधा इसके अंतर्गत आएगी। तो उनके गुण और धर्मों के आधार पर हम इसको पहचान सकते हैं। संसार की समस्त भाषाओं में पद रचना पहले हुई थी। आप ये विद्यार्थी जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि गद्य पहले नहीं आया था। पद की रचना पहले किसी भाषा में होती है, उसके बाद ही गद्य का विकास होता है। हिंदी गद्य के विकास में द्विवेदी युग की भूमिका के बाद उसमें मोड़ देने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हिंदी साहित्य की प्रमुख गद्य विधाएं निम्न हैं। अब गद्य विधाएं जैसे हमने चर्चा कर चुके हैं अनेक होती हैं, जैसे लघु कथा, कहानी, उपन्यास, व्यंग, यात्रा वृत्तांत, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी। तो इन सब का भी अध्ययन हम करेंगे। उसमें आलोचना, समीक्षा, ये सब भी आ जाती हैं। पर प्रमुख रूप से जो गद्य विधा है उसको 5 भागों में बांटा जाता है। हिंदी कहानी, हिंदी निबंध, हिंदी उपन्यास, हिंदी नाटक और हिंदी आलोचना। आज जो हम अध्ययन करने वाले इनमें से आज अध्ययन करेंगे हिंदी कहानी का। तो हिंदी कहानी गद्य विधाओं में सबसे सशक्त विधा बनकर विकसित हुई है। आज कहानी के पाठक अन्य सभी भाषाओं में अधिक हैं और विगत 100 वर्षों में हिंदी कहानी ने जो प्रगति की है वह अतुलनीय है। विद्यार्थियों, यहाँ हमारा पढ़ने का जो तरीका है वो इस तरह का है कि हम यहाँ आपसे ज़्यादा बात ना करते हुए, आपके समय क्योंकि कीमती है और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को रिवीजन कर पाएँ, यही मेरा मकसद रहेगा। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते जाएंगे उनको मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। जहाँ पर 1 लाइनर बनेंगे वो भी मैं बताऊँगा। जहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस जो इग्नू के विद्यार्थी होंगे अगर वो देख रहे हैं तो उनके लिए भी मैं बताता चलूँगा कहाँ पर उनका लॉन्ग क्वेश्चंस बनेगा। साथ ही ये जो सीरीज हमने डिजाइन की है वो आरपीएससी या किसी भी यूपीपीएससी में जो भी हिंदी के जो लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अंदर से निकलते हैं, यानी यूजीसी नेट के अंदर हम देखते हैं कि वो क्वेश्चंस नहीं आते जो हम पढ़ते हैं, वो क्वेश्चंस आते हैं जो हम छोड़ देते हैं। तो यही कारण है कि यहाँ पर कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। छोटे से छोटा प्रश्न अगर कहीं बन रहा होगा तो वो आपको बताया जाएगा। और विद्यार्थियों, जब मैं नोट करने के लिए आपको कहूँगा तो आप उसे नोट कर लेंगे। और आप क्योंकि इस सीरीज को आप क्या है 2x स्पीड में देखिएगा। 2x स्पीड में देखने का फायदा ये होता है, एक तो जल्दी से आपको रिवीजन हो जाएगा कंटेंट का, और अगर वीडियो 1 घंटे का है तो उसको आप आधा घंटे में फिनिश कर पाएंगे। और उसी वीडियो को अगर आपने 1 घंटे के वीडियो को अगर 2 बार देख लिया तो और 1 घंटे के अंदर आपके 2 बार रिवीजन हो गया तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको कोई बुक उठाने की जरूरत पड़ेगी। तो चलो शुरू करते हैं। विगत 100 वर्षों में हिंदी कहानी ने जो प्रगति की है वह अतुलनीय है, क्योंकि कुछ पत्रिकाएं तो केवल कहानियों के ऊपर ही चल रही हैं। साथ ही इसमें युग बोध की क्षमता सबसे अधिक दिखाई देती है। वास्तव में कहानी के अंदर जीवन के किसी एक अंग या संवेदना की अभिव्यक्ति होती है, जबकि उपन्यास में जीवन की समग्रता का अंकन किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि कहानी की मूल आत्मा एक संवेदना या प्रभाव है। इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, विद्यार्थी नोट करेंगे इसको। कहानी की मूल संवेदना क्या है, मूल आत्मा क्या है, तो या प्रभाव क्या है, तो इसमें आपको यही लिखना है कि कहानी की मूल आत्मा क्या है, एक संवेदना या प्रभाव है। हिंदी में कथाकार अज्ञे जी के अनुसार कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के हृदय खुलते हैं। ये लाइनर आती है यूजीसी नेट के अंदर, ये सेंटेंस दे देते हैं और पूछा जाता है कि ये किसने कहा। कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है, तो जहां भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र की बात आ जाए सीधा आपको इनाम देना है अज्ञे जी का, कि ये कथन अज्ञे जी का है। उन्होंने कहा था कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के हृदय खुलते हैं। हिंदी कहानी की विकास यात्रा का प्रारंभ 1900 ईस्वी के आसपास माना जाता है। हिंदी की प्रथम
कहानी कौन सी है, ये बहुत ही विवादास्पद प्रश्न है, किंतु कुछ प्रारंभिक कहानियां इस प्रकार हैं। विद्यार्थियों, यहाँ जो मैं 4 फैक्ट्स आपको बताऊंगा, इसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही कि रानी केतकी की कहानी किसकी है, मुंशी ईसा अल्लाह खां की। राजा भोज का सपना कहानी किसकी है, शिव प्रसाद सितारे हिंद की। इंदुमती कहानी किसकी है, किशोरीलाल गोस्वामी की। और 11 वर्ष का समय, ये कहानी किसकी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। विद्यार्थियों, यहाँ पर हिंदी की सर्वप्रथम कहानी समझाई जाने वाली कड़ी के अंतर्गत सैयद ईसा अल्लाह खां की जो रानी केतकी की कहानी है वो उसको माना जाता है, लेकिन फिर भी प्रथम 2 कहानियों में क्या है, कहानी तत्व विद्वान नहीं है। अतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को ही हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है, जिसका प्रकाशन 1900 में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। हिंदी कहानी के विकास का अध्ययन करने के लिए हम कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को केंद्र बिंदु माने तो उसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग आता है प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, फिर आता है प्रेमचंद युगीन, फिर है प्रेमचंद उत्तरोत्तर, और फिर है नई कहानी। यानी इसे आप इस तरह से बांट सकते हैं, जैसे कोई चीज़ शुरू हुई, प्रेमचंद जी का युग आया, उससे पहले का युग, प्रेमचंद जी के बाद का युग और प्रेमचंद जी का युग में कहानी का किस दौर से गुजरी, उस सबको हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, जैसे आपने देखा कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, अगर सीधा पूछा जाए कि हिंदी की निम्न में से पहली कहानी कौन सी है, तो आप इंदुमती को ही मौलिक कहानी के रूप में लगाएंगे, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इंदुमती को ही हिंदी की मौलिक कहानी माना है। अगर वहाँ इंदुमती नहीं है और रानी केतकी की कहानी है तो आप रानी केतकी की कहानी को लगाएंगे। और अगर आप 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दे रखा है तो 11 वर्ष के समय को लगाएंगे। तो इस तरह देख लेना, इन चारों में से कोई एक ही ऑप्शन आपको वहां पर देखने को मिलेगा। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी के अंतर्गत हम देखते हैं, हिंदी कहानी यात्रा के इस चरण में कहानी अभी बाल्यावस्था में ही थी। प्रेमचंद जी से पूर्व कहानी का कोई सशक्त रूप नहीं उभर कर आया था, किंतु अपवाद के रूप में गुलेरी जी तथा प्रसाद जी की कहानियों को लिया जा सकता है। इस काल में हिंदी कहानी अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी, यानी प्रेमचंद जी से जो पूर्व का युग था उसमें हिंदी कहानी उतनी प्रचलित नहीं थी और ये विधा उतनी जानी मानी नहीं थी। लेखक भी इस विधा में कोई भी अपनी रचना नहीं कर रहे थे, ये एक तरह से सरसब अवस्था थी। नए नए विषयों पर कहानी लिखी जा रही थी। इस काल में सरस्वती में प्रकाशित हिंदी कहानियों में एक दिशा प्रदान की, जिससे हिंदी कहानी अपने विकास के पथ पर अग्रसर हुई। सन 1909 में काशी में इंदु नामक पत्रिका प्रकाशित होने लगी, जिसमें जयशंकर प्रसाद जी की कहानियां प्रकाशित होती थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस काल के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार कहे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है विद्यार्थी, इसे आप नोट करेंगे कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार निम्न में से कौन है, तो आपको देना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यानी प्रेमचंद पूर्व के जो कहानीकार हैं उनमें से चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम आता है। तो एक एक युग के कोई मेन फेमस कैरेक्टर हुए हैं, कोई मेन राइटर हुए हैं, उसको आपको याद रखना है। यानी प्रेमचंद पूर्व का जब भी बात आएगा तो आप कहेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम लेंगे। उन्होंने केवल 3 कहानियां लिखी, उसमें से है उसने कहा था, सुख में जीवन एवं बुद्धू का कांटा। तो इसमें से उसने कहा था तो आपके सिलेबस में भी है, तो इसे हम विस्तार से जब कहानी करेंगे तो उसको विस्तार से हम पढ़ेंगे। यही सच है, पुरस्कार और कफन, ये आरपीएससी के हैं कहानी। और निबंध में आते हैं कविता क्या है, शिरीष के फूल, इस तरह से रामचरितमानस का बालकांड, बिहारी रत्नाकर पहले 25 दोहे, साकेत का नवम सर्ग। इतना बड़ा है ये विद्यार्थियों, जब मैं इस रचना को अभी पढ़ रहा हूँ और आपके लिए वो नोट्स कंटेंट तैयार कर रहा हूँ साकेत का, तो विश्वास मानिए ऐसा कंटेंट आपको मिलेगा कि आपको और किसी प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत होगी ही नहीं। इनमें से उसने कहा था कहानी को हिंदी कहानी के विकास के प्रथम सोपान की महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा जा सकता है। प्रकाशन 1915 में सरस्वती पत्रिका के अंतर्गत ही हुआ था और कहानी को सशक्त और प्रभावपूर्ण माना गया। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, अब देखते हैं प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी। प्रेमचंद जी हिंदी के युग प्रवर्तक कहानीकार माने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें से 2 क्वेश्चन निकल करके आते हैं कि वो अपनी इनिशियल रचना करते थे किस नाम से, और प्रेमचंद जी जो कहानी के युग प्रवर्तक किसको कहा जाता है, तो आपको नाम देना है प्रेमचंद जी को। और वो अपनी रचनाएं करते थे शुरू में नवाब राय के नाम से। तो इसको देखते हैं। पहले वो नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे, कालांतर में वो हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे और उनका यह नाम कथा साहित्य में अमर हो गया। उनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रेमचंद जी की पहली कहानी आपको याद रखनी है और उस कहानी का नाम है पंच परमेश्वर।
सन 1916 में प्रकाशित हुई तथा कफन 1936 में। तो इस तरह से कफन तो आपका सिलेबस में है, तो आप याद रखिएगा कि कफन जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी है। तो इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। अगले जो वीडियोज आपको मिलेंगे उनमें कहानी का कफन का भी एक वीडियो होगा। इसमें कहानी को पहले हम जो कहानी है पूरी विस्तार से पढ़ के उसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे उन सबको सॉल्व भी करेंगे। सन 1916 में इस प्रकाशित हुई तथा कफन 1936 में। अतः इस समय को प्रेमचंद युगीन कहना सर्वथा उपयुक्त है। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने जीवन काल में लगभग 300 कहानियों की रचना की। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट आया है, मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में लगभग कितनी कहानियों की रचना की, तो आपको ये डाटा याद रखना है 300, जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 300 कहानियां किस में प्रकाशित होती हैं, मानसरोवर के 8 खंडों में। देखिए विद्यार्थियों, आप जनरल गाइडों में जब आप पढ़ने लगते हैं ना, तो ये फैक्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। छोटे छोटे फैक्ट होते हैं जिनको आप नज़रअंदाज कर देते हैं, या आप यूट्यूब पे जाएंगे 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन जैसे वीडियो की बाढ़ सी आ जाती है, और वो लोग क्या करते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए होते हैं ना, उन्हीं को उनमें डालते हैं। आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कर लेता हूँ। विद्यार्थियों, कॉम्पिटिशन का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया है, एआई का ज़माना आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उन क्वेश्चंस को वो पहले ही हटा देते हैं एग्जामिनर, वो क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करते। हाँ, 5-10% आप कह सकते हो कि वो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, लेकिन 10% पर सिलेक्शन नहीं होता है। मिनिमम आपको 60% से 70%, या आजकल तो आरपीएससी में 40% मिनिमम मार्क्स हो गया है। तो आप मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया अगर आपको लेना है तो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, और डीपली पढ़ने पर ही ये छोटे छोटे फैक्ट्स जो हैं वो आते जाएंगे। वीडियो को 2-3 बार आप जब सुनेंगे तो ये फैक्ट आपको ऐसे रट जाएंगे कि आप कभी भी इनको भूल ही नहीं पाएंगे। तो हम पढ़ रहे थे कि उनकी कहानियां कितनी थी, 300, और किस में प्रकाशित हुई, मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई हैं। उनकी ये सभी कहानियां अपने आसपास के जीवन और परिवेश से जुड़ी हुई हैं। उनके अधिकांश कहानियों का विषय ग्रामीण जीवन से लिया गया है। उनकी कहानियों के पात्र हर जाति, धर्म और वर्ग के हैं। प्रेमचंद जी की शुरुआत कहानियों का मूल उद्देश्य सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कभी भी आपको एग्जाम में देखने को, देखिए ऐसे शब्दावली जो ध्यान अट्रैक्ट करती है, जो लीक से थोड़ा सा हटकर है, इसमें कुछ कंटेंट अलग है, एग्जामिनर वहीं से प्रश्न उठाता है। तो आपको याद रखना है, मुंशी प्रेमचंद जी की शुरुआती कहानियों का मूल उद्देश्य क्या था, सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला, और यही आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में देखने को मिल सकता है। जबकि परवर्ती कहानियों में जीवन के यथार्थ से जुड़ गए। तो देखिए शुरुआत में उन्होंने क्या अपनी कहानियों को उद्देश्य रखा, सच्चे का मुंह बोलबाला, झूठे का मुंह काला, जबकि जो उसके बाद की कहानियां उन्होंने लिखी उनमें जीवन के यथार्थ को वो दर्शाते हैं। 1930 से लेकर 1936 तक का कालखंड प्रेमचंद जी की कहानी कला का उत्कर्ष काल है। इस समय कहानियों में जीवन के यथार्थ को दर्शाया गया। कफन और फूस की रात इसी वर्ग की कहानियों में है। विद्यार्थियों, एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए ये नोट्स किसी इंस्टीट्यूट के नहीं है, किसी बुक की कॉपी नहीं है, ये आपको एक तरीके मान लीजिए गागर में सागर, जो मैंने पूरे 2 साल की मेहनत का ये निचोड़ है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ये नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी बुक के अंदर एक साथ इतना कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाना होगा, 10 क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, 5 क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, और आप एग्जाम तक उनका रिवीजन भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। अगर एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर आपको ऐसा कंटेंट मिल जाए कि फिर आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत ना हो, तो वो प्लेटफॉर्म है मेडल स्कॉलर। एक मैं आपसे थोड़ा सा गुजारिश करूँगा यहाँ पर कि आप अपने साथियों को, एटलीस्ट हमारी 100 लोगों की एक फैमिली बन जाए, तो मुझे पढ़ाने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि मेरे विद्यार्थी एटलीस्ट 100 तो हैं जो मुझे देख पा रहे हैं। तो आपसे इतनी सी गुजारिश है कि आप इसको व्हाट्सअप, डीपी, जहाँ भी आप लगाना चाहें वीडियो के लगा करके एक बार ज़रूर शेयर कर दें अपने चैनल को। 100 लोगों का अपना एक ग्रुप बन जाएगा, तो फिर धीरे धीरे हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, और बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको दूंगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग दूंगा, एक भी फैक्ट आपका छूटेगा नहीं। एग्जाम में बस इतना करके आप चले गए ना, कोई भी आपको फर्स्ट ग्रेड लेक्चर बनने से नहीं रोक सकता है। चलो चलते हैं। प्रेमचंद जी के समकालीन कहानीकारों के जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल प्रसिद्ध हैं। जयशंकर प्रसाद के 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लो इसको कि जयशंकर प्रसाद के आज तक कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। कौन कौन से, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल।
अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह नहीं है, तो उनमें से क्या करेगा कि 3 तो कोई दे देगा और 1 कोई और देगा। तो आपको ये पांचों को पांचों याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूजीसी नेट हो चाहे आरपीएससी हो, इस तरह के प्रश्न ही आपको देखने को मिलेंगे। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, तो ये 5 कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद के हैं। प्रेमचंद जी के युग में कहानी ने अपने स्वरूप को संवारने और निखारने का काम किया। इस काल की कहानियों में पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का चित्रण प्रधान रूप से हुआ है। यानी हमने अभी तक देखा प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, तो इसमें हमने मोटे तौर पर 8 से 10 फैक्ट्स देखे। कौन कौन से हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले प्रेमचंद जी को युग प्रवर्तक के रूप में माना है। उनकी पहली कहानी है पंच परमेश्वर। उसके बाद हमने देखा कि उनकी टोटल कहानियाँ हैं 300 और किसमें प्रकाशित हुई, मानसरोवर के 8 खंडों में। उसके बाद हमने देखा कि वो अपनी इनिशियल कहानियों को लिखते थे, उनका बेस क्या था, सच्चे का बोलबाला झूठे का मुंह काला। बाद की कहानियों का बेस क्या था, यथार्थ, जीवन का यथार्थ था। इसी तरह हमने फिर देखा कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनका जो कहानी संग्रह है वो कितने भागों में बांटा है उन्होंने, तो उसका 5 भाग थे। कौन कौन से 5 कहानी संग्रह थे, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। तो इतने फैक्ट्स हमने प्रेमचंद युगीन से निकाल लिए। और पूरा विस्तार से पढ़ने का फायदा ये हुआ कि एक ब्रॉड एस्पेक्ट आपके मस्तिष्क में चला गया कि प्रेमचंद युगीन कैसा था, कौन कौन से कहानीकार हुए और इसमें उन्होंने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रचनाएं की। अब हम देखते हैं प्रेमचंद उत्तरोत्तर हिंदी कहानी, यानी प्रेमचंद जी के बाद में जो कहानी का विकास हुआ है, कहानी का जो स्वरूप हुआ है वो किस ओर गया है। सन 1936 से लेकर 1950 तक का समय हिंदी कहानी जगत में प्रेमचंद उत्तरोत्तर हिंदी कहानी काल के रूप में माना जाता है। इस काल में कहानी विविध दिशाओं का विकास हुआ है। कहानी इस काल में केंद्रीय विद्या के रूप में रही, अतः उसने जीवन और जगत दोनों को प्रभावित किया। देखिए विद्यार्थियों, जब किसी काल में कोई साहित्यिक विधा जोर पकड़ती है तो पूरा समाज उसके इर्द गिर्द घूमता है, और यही कारण है कि जो प्रेमचंद उत्तरोत्तर काल है उसमें कहानी केंद्रीय विधा के रूप में चलती रही। इस काल में प्रगतिवादी और मनोविश्लेषणवादी कहानियाँ लिखी गई। प्रगतिवादी कथाकारों में सर्वप्रमुख हैं यशपाल, जिन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा को प्रभावित होकर कहानियों की रचनाएं की। इनके प्रमुख कहानी संग्रह वो दुनिया, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान आदि। और मनोविश्लेषण कहानी लेखकों में अज्ञे और जैनेन्द्र प्रमुख हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है यहाँ पर, 2 प्रश्न बनते हैं, यानी मनोविश्लेषणवादी लेखक पूछेगा आपसे, यूजीसी नेट में अधिकतर पूछा निम्न में से मनोविश्लेषणवादी कहानी लेखक हैं, तो आपको 2 ही नाम याद रखने हैं, अज्ञे जी और जैनेन्द्र जी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रगतिवादी और मनोविश्लेषणवादी तो आपको यशपाल का नाम देना है। तो 2 फैक्ट यहाँ पे निकल कर के आपको आ गए, उनको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद उनकी प्रसिद्ध कहानियों में रोज, पुलिस की सीटी, हजामत का साबुन और कोटरी की बात, गैंग्रीन आदि आते हैं। जैनेन्द्र की कहानियों में मनोविज्ञान के दर्शन होते हैं, जिसमें मानवीय दुर्बलताओं का यथार्थ चित्रण हुआ है। उनकी प्रसिद्ध कहानियों में जानवी, पत्नी, मास्टर साहब, परख, एक रात, पानवाला आदि आती हैं। प्रेमचंद उत्तरोत्तर काल में ऐसे कहानीकार हैं जिन्हें यथार्थवादी कहानीकार कहते हैं। देखिए प्रेमचंद युग में हमने देखा था कि उन्होंने ऐसी कहानियां लिखी थी जो कि सच्चे का बोलबाला झूठे का मुंह काला, लेकिन जैसे उत्तरोत्तर काल शुरू होता है तो वहां पर जीवन के यथार्थ से वो जुड़ गए। तो यही कारण है कि उन्होंने यथार्थवादी कहानियों की रचनाएं की। कहानीकारों का एक वर्ग ने अपनी कहानियों में कामवासना, सौंदर्य लिप्सा और यौन समस्याओं को दर्शाया है। इन्हें यौनवादी कहानीकार भी कहते हैं। इनमें आर.सी. प्रसाद सिंह, किशोर साहू, मधुसूदन आदि प्रमुख हैं। ये अभी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि कहानीकारों का एक वर्ग जो कि सौंदर्य लिप्सा और यौन समस्याओं को कहानी का विषय बनाता है, उनमें से कौन है? आर.सी. प्रसाद सिंह, किशोर साहू और मधुसूदन। आप सोचेंगे कि ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन विद्यार्थियों आज का जो ट्रेंड चल रहा है ना, उसमें इसी तरह के अनछुए पहलुओं पर प्रश्न बनते हैं। कुछ अन्य कहानीकारों ने युद्ध, क्रांति, शिकार आदि साहित्यिक विषयों को भी अपनी कहानियों का विषय बनाया, और पंडित श्री राम शर्मा ने शिकार कथाओं का श्री गणेश किया जो वास्तविक घटनाओं पर आधारित थी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा कि शिकार कथाओं का श्री गणेश निम्न में से किस साहित्यकार ने किया जो वास्तविक घटनाओं पर आधारित थे? पंडित श्री राम शर्मा। पंडित श्री राम शर्मा पहले साहित्यकार थे जिन्होंने कहानी लिखी, और वो भी शिकार की घटनाओं पर। उक्त विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद उत्तरोत्तर कहानीकारों में मनोविश्लेषण प्रवृत्ति ही प्रधान है।
इस काल में प्रेम, रोमांस, यौन समस्याओं को भी विषय बनाया गया है। कहानी के शिल्प ने भी इस काल में प्रगति की है। अब कहानी में घटना विरलता के साथ साथ व्यक्ति के चरित्र पर बल दिया जाने लगा। इलाचंद्र जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन का प्रवर्तक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है विद्यार्थियों, ये आरपीएससी के एग्जाम में आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा ही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए कि हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो आपको मनोवैज्ञानिक कहानी का प्रवर्तक है इलाचंद्र जोशी। लेकिन मनोवैज्ञानिक कहानियों में मैंने आपको बताया था कि मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषण, इन दोनों में आप कंफ्यूजन मत हो जाइएगा। अगर वहाँ पर आता है मनोविश्लेषण तो आपको अज्ञे और जैनेन्द्र का नाम लेना है, लेकिन अगर वहाँ लिखा जाता है मनोवैज्ञानिक तो आपको इलाचंद्र जोशी लिखना है। तो इसमें बिल्कुल मनोविश्लेषण और मनोवैज्ञानिक दोनों में अंतर है। मनोविश्लेषण मन की जो ग्रंथि के अंदर जो विश्लेषण चलते हैं उनको उन समस्याओं से जुड़े होते हैं, वैचारिक बौद्धिक आधार प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक तथ्यों की जांच पड़ताल के लिए जो इलाचंद्र जोशी जी हैं वो हिंदी में कहानी लेखन की प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं नई कहानी 1950 के बाद, यानी 1950 के बाद का वह दौर आता है जब नई कहानी का जन्म होता है। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन की शुरुआत एक्चुअल में 1955-56 के आसपास मानी जाती है। नई कहानी के प्रवर्तकों में प्रमुख नाम आते हैं कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी। नई कहानी हिंदी साहित्य लेखन की एक परिपक्व अवस्था है जो पूर्ववर्ती कहानियों से अनेक स्तरों पर भिन्न थी। यानी इसे इस तरह समझ सकते हैं, सन 1950 के बाद कहानी का विषय एवं शिल्प दोनों में बदलाव आया। जहां पहले की कहानियों में पूर्वाग्रह था तो नई कहानी पूर्वाग्रह से मुक्त है। यानी फर्क क्या है, पहले पूर्वाग्रह को लेकर के कहानीकार अपनी कहानी को रचते थे। आज का जो कहानीकार है, नई कहानी का है, वो पूर्वाग्रह से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है, जिसमें वो जीवन के यथार्थ को ज़्यादा नज़दीक से देख सकें। यानी जब आप किसी चीज़ को जानना चाहते हैं, अगर किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो आपको भी पूर्वाग्रह से मुक्त होना पड़ेगा। यानी अगर आपके मन में यही चलता रहेगा, नहीं ये मुझे समझ में नहीं आया, नहीं समझ, अगर समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप उस दिशा में बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही नई कहानी का विषय भी है कि कथाकारों ने क्या किया कि पूर्व में जो रचनाएं थी उसको छोड़ करके जीवन के यथार्थ को समझने के लिए वो चलती है। ये नई कहानियां भोगे हुए यथार्थ पर आधारित हैं, इसीलिए अधिक प्रामाणिक और प्रासंगिक हैं। नई कहानी नाम सर्वप्रथम दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया। आप इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नई कहानी का नाम सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, तो आपको नाम देना है दुष्यंत कुमार ने। विद्यार्थियों, जहां इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा, वन लाइनर बनेगा, मैं आपको अलग से नोट करने के लिए कहूंगा, तो उस फैक्ट को आप जरूर नोट कर लीजिए या मेमोराइज कर लेना। एक दो बार वीडियो देखेंगे तो वैसे भी याद हो जाएगा आपको। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार अभी तक जो कहानी सिर्फ कहती थी या चरित्र पेश करती थी, अब वही कहानी जीवन के प्रति एक नया भाव का बोध जगाती है। इसे इस तरह समझ सकते हैं कि पहले की कहानियों में कथा कहानियाँ थी कि एक कहानी को सिर्फ कहना करना कि ऐसा होता था ऐसा होता था, लेकिन आज की जो कहानी है वो एक नया दृष्टिकोण पैदा करती है। इसी प्रकार हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार कमलेश्वर ने नई कहानी को समझते हुए कहा कि पुरानी और नई कहानी के बीच का बदलाव का मुख्य बिंदु है नई वैचारिक दृष्टि। आज का कहानीकार पहले से अधिक सूक्ष्मदर्शी और संवेदनशील है। वह बिना किसी लाग लपेट के वास्तविकता के साथ अपनी रचना करता है। यानी उसे कोई दुराव नहीं है, कोई छुपाव नहीं है। जो जिंदगी का यथार्थ उसे बताता है वही अपनी कहानी में विषय बन जाता है। स्वतंत्रता के बाद हमारी मानसिकता में बदलाव हुआ तथा जीवन के कठोर यथार्थ से हमारा परिचय हुआ। जीवन भूख, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझने लगा। अतः यही कारण है कि नई कहानी के विषय अब जीवन की वास्तविकता से जुड़ गए। नई कहानी का विकास यात्रा 1955 में कहानी पत्रिका के प्रकाशन से हुई, जिसमें प्रकाशित कहानियां अपने विषय के साथ यथार्थ को भी दर्शा रही थी तथा इन्हें नई कहानी कहा जाने लगा। इन कहानियों में अनेक विषय थे जिन्हें निम्न भागों में हम बांट सकते हैं। अब देखिए, उस दौर की जो कहानी थी, नई कहानी थी, उसका कहीं ना कहीं परिवेश कहीं ना कहीं किसी चीज़ पे तो वो बेस हो रही होंगी। तो वो किस चीज़ पर बेस थी, उन्हें हम 5 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। पहला आता है ग्रामीण अंचल की कहानियाँ, नगर बोध की कहानियाँ, यथार्थ बोध की कहानियाँ, व्यंग प्रधान कहानियाँ, यौन आधारित कहानियाँ। इस तरह से इनको 5 भागों में हम बांट सकते हैं। ग्रामीण अंचल की जो कहानियाँ थी वो गांव की बड़ी साफ सुथरी तस्वीर पेश करती हैं, किंतु इनमें रोमांस की प्रधानता है। एक प्रकार के कहानीकारों में
शिव प्रसाद सिंह तथा फणीश्वर नाथ रेणु के नाम प्रमुख है। मतलब इस प्रकार के जो कहानीकार हैं, कौन से, ग्रामीण अंचल की कहानियाँ शिव प्रसाद सिंह और फणीश्वर नाथ रेणु के नाम सबसे पहले लिए जाते हैं। शिव प्रसाद सिंह की मुर्दासराय, आर पार की माला तथा फणीश्वर नाथ रेणु की लाल पान की बेगम तथा तीसरी कसम कहानियां हैं। जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए ये लाल पान की बेगम और तीसरी कसम की कहानियां। इस तरह विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा हिंदी कहानी को और जाना प्रेमचंद युगीन कहानी, प्रेमचंद पूर्व की कहानी तथा प्रेमचंद उत्तरोत्तर कहानी को। विद्यार्थियों, जीतेगा वही जो यकीन करेगा। हिंदी भाषा और गद्य विधाओं के विकास के अंतर्गत अगले वीडियो का विषय होगा हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं का विकास, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे हिंदी निबंध। विद्यार्थियों, कोई सपना जादू से हकीकत नहीं बनता, इसमें पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। सलेक्शन तो यहीं से होगा। सब्सक्राइब और लाइक करो, आसमान को छूने का समय आ गया है। विद्यार्थियों, इस वीडियो को उस हर विद्यार्थी तक पहुंचाने में मदद करें जो किसी अभाव की वजह से महंगी कोचिंग संस्थानों में प्रवेश नहीं ले पाता। उसे वो कंटेंट उस स्तर का नहीं मिल पाता जिसका वो हकदार है। आशा करता हूँ 2024 में उस गरीब विद्यार्थी के सपनों को पूरा करने में आप मदद करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद साथियों।